दुनिया के शतरंज पर ताकत और हैसियत ये तय करती है कि किसे सजा मिलेगी और किसे माफी मिल जाएगी, किसकी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसकी धमकियों की अनदेखी हो जाएगी, तो वहीं किसकी छोटी सी भूल का भी भयानक अंजाम होगा। पावर प्ले में आज होगी बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे अंदाज की भी, और साथ ही करेंगे चर्चा उनके अचानक उमड़े उत्तर कोरिया प्रेम की। धरती के नक्शे पर आपको दिखाएंगे कि चीन कौन सा नया रास्ता व्यापारिक गलियारा बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मिलवाएंगे आपको सत्ता के मंच पर हलचल मचाने वाले पावर प्लेयर से। साथ ही होगी बात भारत और जापान के नए रक्षा बंधन की, और साथ ही आप और हम मिलकर पढ़ेंगे सोने के वो सारे सिग्नल जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की नई घंटी बजा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा कुछ तूफानी करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, कुछ ऐसा धमाकेदार जो उन्हें इतिहास में बड़ा मुकाम दिलवा दे, और यदि नहीं दिलवा पाए तो कम से कम नोबेल का शांति पुरस्कार ही दिलवा दे। इसके लिए कभी वो अमेरिकी फौज की बंदूकें वेनेजुएला और ईरान की तरफ घुमाते हैं, तो कभी गाजा के लिए शांति का फॉर्मूला दुनिया को बेचते नजर आते हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चहेते उत्तर कोरिया प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो काम जो उन्होंने करीब 2018-19 के अंदर अधूरा छोड़ दिया था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद को खत्म करवाने की कोशिश। बात बात पर मिसाइल चलाने वाले किम जोंग उन के लिए भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास दोस्ती की बातें हैं, मुलाकात के इरादे हैं। क्या वाकई ये सब कुछ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल एक तमगे की चाहत में कर रहे हैं, या फिर ट्रंप का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? देखिए हमारी ये पहली स्टोरी, पावर स्टोरी। So if you become the peacemaker, then I will assist you by being a pacemaker. That's good. We can do big progress, I think, with North Korea. Absolutely. When do you want to meet with him? With who? You said the North Korean leader wants to meet. How soon would you? Yeah, we want to have a meeting. I like to have a meeting. I got along great with him. You know, you were there. We even had a press conference. He had his first press conference. Kim Jong-un had a press conference. ये तस्वीर करीब 1 साल पहले की है। साल 2025 व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से हुई। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने जब ट्रंप की तारीफों के साथ उनकी और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग की संभावित मुलाकात का जिक्र किया। उत्तर कोरिया में ट्रंप टावर बनाने और वहां ट्रंप के गोल्फ खेलने की उम्मीद जताई, तो उसे मजाकिया अंदाज की टिप्पणी माना गया। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तारीफ के पुल बांधे, तो उसे बहुत गंभीर नहीं माना गया। मगर बीते कुछ दिनों के दौरान हुई घटनाओं ने ये दिखा दिया है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में कुछ ऐसा है जो अब बदल चुका है, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस दक्षिण कोरिया से नाराज हैं जिसकी हिफाजत के लिए करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं। ईरान के मोर्चे पर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए आगे न आने से ट्रंप नाराज हैं। इतना नाराज कि उन्होंने दोनों देशों के साझा युद्धाभ्यास पर भी कैंची चला दी है, उसे छोटा कर दिया है। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भी कह रहे हैं कि ये वक्त है जब उनके देश को अपनी हिफाजत की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। अब अमेरिकी भरोसे के सहारे नहीं रहा जा सकता। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नामो निशान मिटाने की जंग छेड़े हुए हैं, वो उत्तर कोरिया का मामला आते ही चुप हो जाते हैं। आलम तो ये है कि ट्रंप उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग से मिलने की बात कई बार कह चुके हैं। 2 जून 2018 को सिंगापुर के कैपेला होटल में इतिहास में पहली बार कोई मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के किसी नेता से मिला। दोनों ने एक साझा बयान पर दस्तखत किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 29 सितंबर 2018 को कहा कि मुझे खूबसूरत खत लिखे, बेहतरीन खत, और हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम है। 30 जून 2019 को ट्रंप कोरियाई सरहद यानी DMZ पर पहुंचे और इतिहास में पहली बार उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बने। ट्रंप के पिछले और ताजा कार्यकाल में एक चीज 2018 की सिंगापुर मुलाकात के बाद से लगातार नजर आ रही है।
और वो है किम को लेकर ट्रंप की नरमी। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों ठीक इसी वक्त ट्रंप उत्तर कोरिया से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन और ईरान जैसे मोर्चे पर किसी तरह की कामयाबी हासिल नहीं होने के बीच ट्रंप को एक बड़ी विदेश नीति सफलता चाहिए। उत्तर कोरिया के साथ डील या शिखर सम्मेलन मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक ताकत का बूस्टर डोज दे सकता है। कोरियाई प्रायद्वीप को संघर्ष से शांति की ओर मोड़ने को लेकर दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच भी एक कवायद चल रही है। ऐसे में ट्रंप की एक कोशिश मौके पर चौका लगाते हुए श्रेय का सेहरा अपने सिर करना चाह रहे हैं। उत्तर कोरिया के चीन और रूस के साथ बन रहे सैनिक साझेदारी के गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश भी ट्रंप की एक प्राथमिकता हो सकती है। साथ ही ईरान युद्ध के नतीजों को देखते हुए ट्रंप की कोशिश होगी कि समय रहते उत्तर कोरिया के साथ स्थिति को इस तरह साधा जाए ताकि इंटरनेशनल फजीहत का एक और नमूना न नजर आए। ट्रंप की मंशा भले ही वेनेजुएला से लेकर ईरान और उत्तर कोरिया तक अमेरिकी कोशिशों को शांति प्यास दिखाने की हो, लेकिन जमीन पर उठने वाले कदमों से तय होता है कि नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा। और अभी तक तो न ट्रंप का कोई फैसला शांति का फार्मूला दिखा पाया है और न ही युद्ध का संकट टाल पा रहा है। आज तक ब्यूरो। पावर प्ले में हम सियासत के रास्तों की बात करते हैं तो साथ ही साथ रास्तों की सियासत की चर्चा भी अहम हो जाती है, क्योंकि धरती के नक्शे पर कुछ ऐसा हो रहा है जहां से सियासत का अगला रास्ता भी तय होता है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मैप रूम में और आपको दिखाते हैं कि धरती पर मौसम के जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के सहारे मुनाफे का कौन सा कारोबार बनाने की कोशिश इन दिनों चीन कर रहा है। और देखिए मैप रूम के अंदर हम आपको जो चीज दिखाने जा रहे हैं वो आपको बताएगा कि यहां से आगे धरती पर कारोबार की जो सियासत है वो क्या करवट लेने जा रही है। क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये नक्शा देख रहे हैं यहां पर आपको नजर आएंगी दो तस्वीरें, ये दो रास्ते। ये एक रास्ता जो आपको नजर आ रहा है जो सुएज कनाल से होता हुआ जाता है, शंघाई तक पहुंचता है, जहां से चीन का कारोबार चलता है। चीन का सबसे ज्यादा यानी करीब 80% कारोबार जो है वो इसी रास्ते से आता है। और यहीं पर भारत भी है जो कि हिंद प्रशांत महासागर के इलाके के अंदर एक बड़ी ताकत है। साथ ही यहां पर वो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का डिलेमा है, जिसे चीन के राष्ट्रपति भी मलक्का डिलेमा कह चुके हैं। लेकिन अब चीन की कोशिश है एक नया रास्ता बनाने की जो इस रास्ते के मुकाबले लगभग आधा है, यानी वो उसे एक छोटा रूट देता है, शॉर्टकट देता है। और ये शॉर्टकट है ये नॉर्दर्न सी रूट जो आर्कटिक के रास्ते जा रहा है, जहां रूस के साथ मिलकर चीन की कोशिश है इस नए रास्ते को बनाने की ताकि वो सुएज कनाल यानी अदन की खाड़ी और सुएज कनाल का ये रास्ता जो यहां से आ रहा है इसको टाल सके। साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से उसका भी बड़ा मात्रा में तेल आता है उसके लिए भी एक अल्टरनेटिव रूट निकाला जा सके। और यही सारी कोशिश और कवायद चीन की चल रही है इस पूरे इलाके के अंदर। और सुएज कनाल को लेकर जो सारा संकट है वो इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि इसी सुएज कनाल के पास इसी अदन की खाड़ी में हूथियों के हमले भी हो रहे हैं और चीन का सारा कारोबार इसी के रास्ते यूरोप के बाजार तक पहुंचता है। यह सारी कोशिश यहां पर एक नया रास्ता बनाने की है क्योंकि धरती पर तापमान बढ़ रहा है, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और इस बर्फ के साथ साथ जो एक रिश्तों की बर्फ थी वो नए सिरे से जम रही है। भारत के ठीक बगल में यानी यहां म्यांमार के साथ में रूस अपना कारोबार भी बढ़ा रहा है और साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर म्यांमार की ताकत बढ़ाने में एक अहम किरदार के तौर पर, एक अहम हिस्सेदार के तौर पर रूस उभरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही रिफाइनरी और एलएनजी की आपूर्ति को लेकर भी रूस और म्यांमार के बीच में इन दिनों चर्चा चल रही है। भारत के ठीक बगल में एक नई जो इबारत है उसे गढ़ने की कोशिश, एक नया पावर इक्वेशन बनाने की कोशिश जहां चीन कर रहा है तो वहीं रूस भी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सारी कोशिश और कवायद है वो बांग्लादेश में अमेरिका के प्रभाव को कम करने, इस पूरे इलाके के अंदर हिंद प्रशांत के इलाके में, बंगाल की खाड़ी के इलाके के अंदर अपनी ताकत के जो मोहरे हैं उन्हें चलने की कोशिश में हर बड़ा देश, हर बड़ी ताकत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत से ही करीब अफगानिस्तान के अंदर भी एक बार फिर इतिहास करवट लेता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान जहां कभी सोवियत संघ ने अपनी फौजें भेजी थी वहां की तालिबान निजाम के साथ में, वहां की तालिबान की सत्ता के साथ में रूस अपने संबंधों को ठीक कर रहा है। साथ ही भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र के अंदर भी अपना व्यापार, कारोबार और जो अपनी जो हिस्सेदारी है या कह लीजिए कि अपनी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश रूस करता हुआ नजर आ रहा है। रणनीतिक क्षेत्र के अंदर भी भारत और रूस के बीच में सहभागिता बढ़ी है। लेकिन क्या ये केवल इसी इलाके में हो रहा है? जी नहीं, ये जरा नक्शा देखिए
क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बीच में हाल के दिनों में कुछ अनोखा हुआ है। अनोखा इस लिहाज से क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले तो कनाडा के खिलाफ भारी टैरिफ लगाए थे, लेकिन हाल ही में उनका एक बार फिर रवैया परिवर्तन हो गया है। और यह रवैया परिवर्तन उनका हुआ है केवल कनाडा के साथ इसलिए नहीं कि वो कनाडा के साथ व्यापार कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि यहां भी तेल का कारोबार नजर आता है। और तेल का कारोबार कैसे नजर आता है, क्योंकि ये जो आप सीधी लकीर देख रहे हैं ये बेसिकली जो है कीस्टोन एक्सल पाइपलाइन है। ये करीब करीब 1931 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है और इस 1931 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के अंदर यहां पर कोशिश होगी जो अल्बर्टा है कनाडा का, वहां से लेकर अमेरिका के नेब्रास्का तक जो तेल का कारोबार है या जो तेल की सप्लाई है, करीब करीब 8 लाख बैरल प्रतिदिन का जो तेल का आपूर्ति है वो यहां से की जा सके, इसकी कोशिश हो रही है। ये जो पाइपलाइन थी इसे जो बाइडेन की सरकार ने पर्यावरण और रणनीतिक वजह या राजनीतिक वजहों से इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन एक बार फिर इसकी फाइल को निकाल लिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि रोजाना करीब 8 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करने वाली इस पाइपलाइन को एक बार फिर रिवाइव किया जाए, उसका विस्तार किया जाए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धरती के नक्शे के ऊपर जो कुछ बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के जो मायने हैं वो व्यापार के भी हैं, कारोबार के भी हैं, सियासत के भी हैं और सत्ता की इस रियासत के भी हैं। अब पावर प्ले में अब आपको लिए चलते हैं दुनिया के उन पावर प्लेयर से मिलवाने के लिए जिन्होंने इस सप्ताह अपने बयानों से या अपने कारनामों से सुर्खियां बटोरी। तो चलिए चलते हैं पावर प्लेयर से मुलाकात के लिए। तो देखिए मेरे साथ आप जो चेहरे यहां पर देख रहे हैं ये पावर प्लेयर्स हैं इस हफ्ते के। और हम क्यों इन्हें पावर प्लेयर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं वो आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यहां जो सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं वो है भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की। सर्जियो गोर केवल भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी भी हैं। और साथ ही वो इन दिनों इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, लेह गए थे, लद्दाख के दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया, जो कुछ वहां से हुआ उसकी हलचल पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। और खासतौर पर सरहद पार पाकिस्तान में तो जबरदस्त मिर्ची लगी है क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती से सर्जियो गोर ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग है। और उनके इस बयान के बाद में जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से सर्जियो गोर ने भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, महत्वपूर्ण अंग बताया, उसके बाद से पाकिस्तान जबरदस्त बौखला गया है। वो पाकिस्तान जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी नजदीकी दिखाते हुए नहीं थम रहा है। अगला चेहरा भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सियासत से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग। और ली जे म्योंग से करीब 1 साल पहले जब व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के लिए बड़ी अच्छी बातें कही थी। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रिश्तों के अंदर एक दरार डाल दी है क्योंकि अब दक्षिण कोरिया से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया। वहीं ली जे म्योंग ये कह रहे हैं कि अब दक्षिण कोरिया को यह सोचना होगा कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर क्या निर्भर रह सकता है या उसे आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाना होगा। और इसी बात को लेकर इन दिनों दरार नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, सैन्य अभ्यास होता है, उस पर कैंची चला दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद से दक्षिण कोरिया की सियासत में एक खलबली देखने को मिल रही है और ली जे म्योंग ने कहा है कि अमेरिकी प्रभाव को हम कम करने की कोशिश करेंगे। और पावर प्लेयर में अगला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की चर्चा यहां पर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यूक्रेन पर पिछले दिनों उन्होंने जबरदस्त बमबारी की है, बल्कि इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पुतिन पिछले दिनों कुरिल द्वीप पहुंचे थे। वो कुरिल जो कि प्रशांत के महासागर के इलाके के अंदर है और जापान और रूस के रिश्तों में खटास का सबब रहा है क्योंकि इस कुरिल द्वीप की पहली बार यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे और पुतिन के दौरे से जापान सख्त तौर पर नाराज है। कुरिल द्वीप पर अपना दावा करता है जापान, तो वहीं रूस भी अपना आधिपत्य जताता है और इस मुद्दे को लेकर जापान और रूस के रिश्तों में एक तल्खी रही है और इसीलिए हम इस चेहरे की भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक और चेहरा है जो कि पश्चिम एशिया की सियासत से जुड़ा हुआ है, भारत का करीबी दोस्त भी है क्योंकि यहां जो आप शख्स देख रहे हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं
और उनके एक फैसले ने खासी खलबली मचा रखी है, क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ में तमाम व्यापार और वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको यह खबर आम लग सकती है, लेकिन यह ईरान और यूएई के रिश्तों के लिहाज से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बहुत लंबे समय तक ईरान का कारोबार यूएई से होता था। दुबई के अंदर कई जो ईरानी कंपनियां थीं, उनके मुख्यालय मौजूद थे, उनका सारा व्यापार कारोबार वहां से होता था। और अब ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का आरोप जताते हुए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कह दिया है कि ईरान के साथ किसी तरीके का व्यापार भी नहीं होगा, कारोबार भी नहीं होगा। और जो कुछ पश्चिम एशिया के घटनाक्रम में, पश्चिम एशिया की सियासत में पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उसमें काफी महत्वपूर्ण माना जाता है यूएई के इस फैसले को, क्योंकि अब तेल के कारोबार में ओपेक का जो कुनबा है उससे अलग होने का फैसला तो यूएई पहले ही कर चुका है। भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत का एक महत्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक साझेदार है यूएई, और इसीलिए हम पावर प्लेयर्स की चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके फैसले, उनके बयान आगे तक जो सत्ता की राजनीति है उसका रुख और रवैया तय करते हैं। चलिए पावर प्ले में बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ, जहां सीधे तौर पर हम बात करते हैं भारत पर होने वाले असर की। वो घटनाएं जो भारत के लिए इंपैक्ट लाती हैं, भारत पर असर डालती हैं। यहां हम बात करेंगे भारत और जापान के रक्षा संबंधों की, क्योंकि रक्षा बंधन भी आ रहा है। और रक्षा बंधन के मद्देनजर भारत और जापान के इस रक्षा बंधन की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि भारत और जापान के नेताओं के बीच में रक्षा बंधन के एक नाते की चर्चा भी पिछले कुछ दिनों में हुई थी, क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची जब भारत आई थी, तब उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन कहा था। और उनकी इस चर्चा के बाद उनके बीच में यह जो रिश्ता नया जोड़ा था, और इसीलिए इंडिया इंपैक्ट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं भारत और जापान के रक्षा बंधन की, क्योंकि यह रक्षा बंधन कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। जुलाई में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत के दौरे पर आई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े स्नेह के साथ जापान की प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन कहा था। साथ ही इस दौरे के साथ साथ भारत और जापान के रक्षा संबंधों में भी एक नई करवट, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सनाए ताकाइची को जब अपनी छोटी बहन कहा, तो वो केवल एक संबोधन नहीं था, बल्कि भारत और जापान के रिश्तों के अंदर 16वीं शिखर सम्मेलन के अंदर जो समझौतों की फहरिस्त तैयार हुई है, उसमें भी रक्षा पर खासा जोर था। और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि यह रक्षा बंधन भारत और जापान के रक्षा संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बाद भारत के दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री किस तरीके से भारत और जापान मिलकर नए युद्धपोत तैयार करेंगे, उसको लेकर चर्चा हुई। किस तरीके से डिफेंस एंटेना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा हुई। भारत और जापान मिलकर न केवल युद्धपोत बनाएंगे, बल्कि तकनीक साझा करेंगे, यानी जापान की टेक्नोलॉजी, भारत का जो निर्माण कौशल है वो एक साथ आएगा। और साथ ही पहली बार नजर आएंगे भारत और जापान के फाइटर जेट्स, यानी जो भारत आने वाले हैं जापान के फाइटर जेट्स, उनके साथ एक साझा सैन्य अभ्यास किया जाएगा। सितंबर के महीने में यह सैन्य अभ्यास होगा, और इसीलिए भारत के थिएटर कमांड के विकास में भी जापान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत के मेक इन इंडिया को ताकत का बूस्टर डोज जापान से मिलने जा रहा है। तो भारत के घरेलू मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ाने के लिए तो जापान मददगार हो ही रहा है, लेकिन भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत के इलाके के अंदर एक नया पावर बैलेंस बनाने जा रहे हैं। इसका भी सीधा असर पड़ेगा, और सीधे सीधे तौर पर यह चुनौती है चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व की। इस दायरे के अंदर दोस्ती का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जापान भारत के साथ में क्वाड का भी सहयोगी है, और साथ ही फिलीपींस के साथ भी जापान भारत अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। वही फिलीपींस जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल्स की सप्लाई भी की है। तो ये पूरा जो हिंद प्रशांत का इलाका है, उसमें भारत और जापान की दोस्ती एक नया इंपैक्ट लेके आएगी। और इसीलिए हम भारत और जापान की दोस्ती की चर्चा एक नए रक्षा बंधन के संबंध के तौर पर भी कर रहे हैं। हम चलते हैं अपने नए सेगमेंट या अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है सिग्नल का सेगमेंट। और इस सिग्नल के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सोना क्या कह रहा है, क्योंकि सोने की भाषा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो काफी गहरे मायने रखता है। ये सोने की जो तस्वीर है ये हर किसी की आंखों में चमक लाती है, लेकिन सोने की कीमत के अंदर आ रही जो चमक है वो कई लोगों के होश पस्त कर रही है। और इसकी चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सोना एक गंभीर संकेत दे रहा है। सोने का भाव 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना करीब 1,60,000
1000 रुपए से पार हो चुका है और सोने का यह बढ़ता हुआ भाव जो है पिछले 3 साल के अंदर करीब करीब 138% की बढ़ोतरी दिखा चुका है। यह 138% की बढ़ोतरी जो है यह काफी मायने रखती है, क्योंकि यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण और गंभीर संकेत दे रही है। दूसरी तिमाही में बैंकों ने करीब 289 टन सोना खरीदा है। यह सेंट्रल बैंकों की खरीद है। दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंक जो हैं वो अब सोना खरीद रहे हैं। बेतहाशा सोने और चांदी की खरीद हो रही है और इसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी तेजी से करवट ले रहा है। सबसे अधिक सोना पोलैंड और चीन ने खरीदा है। ध्यान रखिएगा, चीन खरीद रहा है और साथ ही पोलैंड भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। और ये जो सोने के अंदर बड़ी तेजी से खरीद हो रही है, 3 साल के अंदर करीब 274 टन सोना भारत ने भी वापस बुलाया है। यानी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय जो वॉल्ट्स हैं, जो बैंक्स हैं, जहां भारत का सोना सुरक्षित रखा गया था, भारत ने उसे अपने ही देश में, अपनी ही तिजोरी में लाकर रखना सुरक्षित पाया, मुफीद पाया। और इसीलिए यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला है जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है। डॉलर पर से दुनिया के बैंकों का घटता हुआ भरोसा सोने पर उनके बढ़ते हुए भरोसे के साथ सीधे जोड़कर देखा जा सकता है। और यही कारण है कि दुनिया में तेजी से तमाम सेंट्रल बैंक, तमाम देश सोना खरीद रहे हैं। साथ ही हाल ही में कई बयान भी सामने आए जिसके अंदर युआन में जो पेमेंट का सिस्टम चीन लाने की कोशिश कर रहा है, उसमें गारंटी के तौर पर वो अपने सोने के भंडार को रख रहा है। और यही वजह है कि चीन दुनिया में एक बड़े सोने के खरीदार के तौर पर उभरा है। साथ ही सोने का एक बड़ा खरीदार जो है वो बनकर उभरा है पोलैंड भी, जिसके ठीक बगल में यानी यूक्रेन में जंग चल रही है रूस के साथ। साथ ही रूस दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने बड़े पैमाने पर अपना सोना बेचा है। साथ ही अमेरिका पर जो $40 ट्रिलियन का जो कर्ज है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि अमेरिका जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो दुनिया का एक बड़ा आर्थिक इंजन है, यदि वो इस कदर घाटे में जा रहा है तो वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका डिफॉल्ट कर जाए, अमेरिका कंगाल हो जाए और अमेरिका में यदि डॉलर का वर्चस्व, डॉलर का दबदबा यदि खत्म हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ा शॉकर होगा। इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज तक के शो पावर प्ले में आज आपने जो तमाम खबरें देखी उन पर प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा और अगले रविवार को हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, एक बार फिर पावर प्ले की वो तमाम स्टोरीज लेकर, जहां हम सत्ता की इबारत के हर पहलू को जानने समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।